लिया बिल्ट ने एक्सीडेंटली यूनासी से टकराने और उसकी ड्रेस पर लिक्विड डालने का प्लान बनाया। अगर यूनासी अपनी महंगी ड्रेस के खराब होने से पैनिक करती तो वो चैतन्य के लिए राइट चॉइस नहीं थी। यूनासी तेजी से सड़क पर चल रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सामने आने वाली महिला लिया बिल्ट ही है। और ठीक जब वे एक दूसरे को क्रॉस करने वाली थीं, लिया बिल्ट ने अपने पैर उलझाए और जानबूझकर खुद को ट्रिप कर लिया ताकि स्टेनिंग लिक्विड यूनासी की लाल ड्रेस पर गिर जाए। प्लान सक्सेसफुल रहा और ड्रेस के हेमलाइन पर स्टेन क्लियरली दिखने लगा, जिस वजह से यूनासी की पूरी ड्रेस खराब हो गई। यूनासी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसकी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई थी। अरे सॉरी लड़की, लिया बिल्ट ने माफी मांगी। लेकिन जैसे ही लिया बिल्ट अपनी रिहर्स की हुई लाइन बोलने वाली थी, उसे अचानक कुछ गिरने की फीलिंग हुई। उसकी पॉकेट से चैतन्य की लकड़ी की मूर्ति, जो बिल्कुल उसकी शक्ल की थी, गिरकर सड़क के किनारे गटर में जा गिरी। पहले परफेक्टली क्लीन मूर्ति अब मिट्टी और कीचड़ से गंदी हो चुकी थी। यह प्लान का हिस्सा नहीं था। ऐसा लगता था कि जब लिया बिल्ट ने खुद को ट्रिप किया तो उसकी प्यारी चैतन्य 2 मूर्ति भी पॉकेट से निकलकर गिर गई थी। नहीं, लिया बिल्ट दुखी होकर जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिरकर चैतन्य 2 को उठाने के लिए तड़पने लगी। वो हमेशा चैतन्य 2 को बहुत केयर से रखती थी। जब से चैतन्य ने उसे ये गिफ्ट दी थी, वो इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी और जहां भी जाती इसे साथ ले जाती थी। ये उसे ऐसा फील कराता था जैसे चैतन्य हमेशा उसके साथ हो। लेकिन अब उसकी एक छोटी सी मिस्टेक ने चैतन्य 2 को गंदा कर दिया था। तभी उसे कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। लिया बिल्ट ने सिर उठाया और देखा कि यूनासी ने अपनी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़कर उसे ऑफर किया। उस छोटी लड़की ने अपनी फेवरेट लाल ड्रेस को बिना हिचक फाड़ दिया ताकि लिया बिल्ट चैतन्य 2 को साफ कर सके। ये अभी भी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा वाइप करने की जरूरत है, यूनासी ने स्माइल के साथ कहा। उस पल लिया बिल्ट को रियलाइज हुआ कि उसने इस लड़की को पूरी तरह गलत जज किया था। यूनासी ने 1 सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया और अपनी ड्रेस का हेम फाड़कर एक अनजान इंसान की हेल्प की। तुम किसी अनजान इंसान के लिए ऐसा करोगी? लिया बिल्ट ने उससे पूछा। यूनासी ने सिर झुकाया। वेल, ऐसा लग रहा था कि तुम उस लकड़ी की मूर्ति को बहुत प्यार करती हो। मेरी ड्रेस उसकी प्राइसलेस वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं है। यूनासी की बात सुन लिया बिल्ट हैरान रह गई। क्या वो तुम्हारा बेटा है? लिया बिल्ट को खामोश देख यूनासी ने पूछा। हाँ, ये मेरा बेटा है, लिया बिल्ट ने कहा और उसने कपड़े का टुकड़ा लेकर चैतन्य 2 के फेस से गंदगी साफ की। जब ये मेरे साथ होता है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है। मुझे मेरे बेटे की कमी महसूस नहीं होती। लिया बिल्ट की आंखें भर आई ये बोलते हुए। लिया बिल्ट अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। कोई भी मां अपने 10 साल के बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन चैतन्य के लिए लिया ने यह दर्द भी उठा लिया था। अरे ये तो बहुत क्यूट है, यूनासी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता कि एक मां का अपने बेटे के लिए इतना ऑब्सेस्ड होना वियर्ड है? ज्यादातर लोग मुझे क्रेजी समझते हैं क्योंकि मैं इस लकड़ी की मूर्ति को रियल इंसान की तरह ट्रीट करती हूं। लिया बिल्ट ने यूनासी की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, यूनासी ने जवाब दिया। क्यों? लिया बिल्ट ने हैरान होकर पूछा। यह तो नेचुरल है कि एक मां अपने बेटे से इतना प्यार करे और उसकी केयर करे। फ्यूचर में मैं भी चाहूंगी कि मैं अपनी औलाद के लिए तुम्हारी तरह लविंग बनूं। यूनासी के चेहरे पर यह सब बोलते हुए चमक थी, जैसे कि वो सच में अपने बेटे को इसी तरह से प्यार कर रही है। लिया बिल्ट यूनासी को मुंह फाड़े देखने लगी। उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड थी। उसने परफेक्ट जवाब दिया था। ओह, मेरे फ्रेंड्स आ गए, मुझे जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। यूनासी ने लिया बिल्ट को बाय किया और एग्जा और अपने बाकी एस्कॉर्ट्स के साथ बस में चढ़ गई। अब जब लिया बिल्ट पूरी तरह अकेली थी, टाइशन उसकी शैडो से बाहर निकला और उसके सामने उछलता हुआ आया। आपको क्या लगता है मैडम, क्या वो मास्टर के लिए परफेक्ट जोड़ी नहीं है? टाइशन ने एक्साइटमेंट के साथ लिया बिल्ट से पूछा।
टाइशन, लिया बिल्ट ने धीरे से कहा। हाँ, बोलिए, टाइशन ने जवाब के इंतजार में कहा। वो तो एकदम परफेक्ट है, यही है डेस्टिनी। लिया बिल्ट ने खुद ही ये बात बोल दी। क्या यूनासी का रिश्ता हो जाएगा चैतन्य से? और यूनासी उसकी मंगेतर है, ये जानने के बाद कितना बड़ा झटका लगेगा चैतन्य को। जानने के लिए पढ़े रिबॉर्न बिलियनियर चैतन्य। आप सभी के लिए एक सूचना, पॉकेट एफएम वालों ने बोला है कि सीरीज की रेटिंग गिर गई है। ये लोग कभी भी हैं। क्या? टाइशन जोर से चिल्लाया। टाइशन ने अफसोस के साथ पूछा। जब चैतन्य ने मिस्टिक आर्ट्स और बिजनेस में अपनी टैलेंट दिखाई तो संकेत बिल्ट और मैंने डिसाइड किया कि उसे अब बिल्ट की वेल्थ की जरूरत नहीं है। चैतन्य खुद अपनी राह बना सकता था, बिना अपने ग्रैंडफादर की हेल्प के। इत्तेफाक से यूनासी ने भी फिजिकल आर्ट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अपनी टैलेंट दिखाई। उसने अपनी स्मार्टनेस से अपनी ग्रैंडमदर का फेवर हासिल कर लिया। दोनों अपने अपने फील्ड में जीनियस निकले, जिसका मतलब था कि उन्हें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल मैरिज की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने यूनासी के पेरेंट्स से बात की और हमने आपसी सहमति से एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। लिया बिल्ट ने अफसोस की गहरी सांस के साथ कहा। टाइशन ने लिया बिल्ट की बात सुनी और उसे लगा कि ये एक बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट लगते हैं। टाइशन ने कहा, अगर वे अभी भी एंगेज्ड होते तो हमें बस उनके सही उम्र तक इंतजार करना पड़ता और उनकी शादी हो जाती। टाइशन अपने सपनों में लिया बिल्ट को ले जाने लगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। लिया भी अपनी गलती मानते हुए बोली, क्या आप फिक्स कर सकती हैं? टाइशन ने फिर से पूछा। लिया बिल्ट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमें इसकी जरूरत नहीं। क्या तुम्हें नहीं दिखता? यूनिवर्स खुद चाहता है कि ये दोनों एक हो जाए। हमें बस उन्हें मिलने का मौका देना है और वे खुद समझ जाएंगे कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर उन्होंने चुपके से दोबारा एंगेजमेंट फिक्स की तो चैतन्य को टाइशन ने उदास होकर शिकायत की। वो चाहता था कि यूनासी और चैतन्य उसे हमेशा पेट करें। हा, लिया बिल्ट ने शरारती मुस्कान के साथ हंसी। बेशक, हम उन्हें शैडोज से थोड़ा पुश भी कर सकते हैं, इसीलिए तो हमारा छोटा सा क्लब है ना? टाइशन ने लिया बिल्ट की बात पकड़ ली। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही हैं। मास्टर को नहीं पता, लेकिन वो पहले ही हमारे प्लान में फंस चुका है। हैक्चू! चैतन्य ने छींक मारी। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? चैतन्य नाक साफ करते हुए खुद से बोला। बॉस, सब ठीक है? लीना ने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रोककर पूछा। नहीं, कंटिन्यू रखो, चैतन्य बोला। लीना ने सहमति से हाँ में सिर हिलाया और चैतन्य को उनके टेरिटरी में नए एडिशंस के बारे में बताना शुरू किया। जब से नेशन ऑफ रिबॉर्न फ्रंट पेज न्यूज बना, डोमिन की ब्लिंकिंग सिटी में रहने वाले लगभग हर डेमी ह्यूमन ने पेंडाई लैंड्स के पैराडाइज के बारे में सुना था। वे रूमर्स चेक करने आए और जब उन्होंने देखा कि नेशन क्या क्या ऑफर करता है तो बिना देर किए रिबॉर्न के सिटीजन बन गए। इससे उनकी पॉपुलेशन रातों रात डबल हो गई और टेरिटरी बन गया। हालांकि इससे नेशन को मेंटेन करने का वर्कलोड डबल हो गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नए सिटीजन्स के साथ वर्कफोर्स भी बढ़ गया था, जिनमें से कई ने हाल ही में अपनी टैलेंट्स को अवेकन किया था। कोमोस को नए घरों के कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए नेशन में वापस आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहां ढेर सारे इंजीनियर डेमी ह्यूमंस थे जो उसके बिना काम कर सकते थे, जो अच्छा था क्योंकि चैतन्य को उम्मीद थी कि जल्द ही और डेमी ह्यूमंस उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ह्यूमंस भी उनके नेशन के सिटीजन बनना चाहेंगे। कोमोस को नए घरों के कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए नेशन में वापस आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहां ढेर सारे इंजीनियर डेमी ह्यूमंस थे जो उसके बिना काम कर सकते थे, जो अच्छा था क्योंकि चैतन्य को उम्मीद थी कि जल्द ही और डेमी ह्यूमंस उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ह्यूमंस भी उनके नेशन के सिटीजन बनना चाहेंगे। लीना ने बताया, लगभग 100 से ज्यादा लोग
हमारे दरवाजे पर आए हैं और पूछ रहे हैं कि वे सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। ऐसे तो हमें ही परेशानी हो जाएगी। जब न्यूज़पेपर्स में नेशन ऑफ रिबॉर्न का प्रचार हुआ तो कई उत्सुक लोग पेंडाई लैंड्स में रेगिस्तान का पैराडाइज कहे जाने वाले इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आने लगे। उनके लिए अच्छी बात यह थी कि ब्लिंकिंग सिटी से नेशन ऑफ रिबॉर्न तक एक स्मूथ कंक्रीट रोड पहले से ही बन चुकी थी। ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर्स में छपी इनक्रेडिबल स्टोरीज को झूठा साबित करना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचते ही सारी अफवाहें सच निकली। नेशन ऑफ रिबॉर्न सचमुच वो जगह थी जहां रात में तारे जमीन पर उतरते नजर आते थे। हकीकत में उन्होंने जो देखा वो था हर घर में जलते बल्ब और सड़कों पर चमकते लैंप, जिन्हें वो सितारों की दुनिया समझने लगे थे। ये देखना सचमुच एक यूनिक एक्सपीरियंस था। ज्यादातर लोग रात में इस शानदार नजारे को देखने के लिए ही नेशन ऑफ रिबॉर्न आते थे, और जब वे वहां गए तो धीरे धीरे उन्हें चैतन्य द्वारा उजाड़ रेगिस्तान में बनाई गई हर चीज से प्यार हो गया और वो यही बस गए। अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? क्योंकि शहर बड़ा होगा तो हमारा बिजनेस भी तो बड़ा होगा ना? चैतन्य ने लीना से पूछा। लीना ने स्माइल की और सोचकर बोली, हाँ बॉस, ये सारे ह्यूमंस हम डेमी ह्यूमंस के साथ काफी घुल मिल गए हैं। ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बल्कि और ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। आपको देखना चाहिए कि बेसबॉल मैचेस में ये कितना जोश दिखाते हैं बॉस। ये तो चिल्लाने में लामिया को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। चैतन्य ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। चैतन्य ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा नेशन ऐसी जगह बने जहां हर कोई घर जैसा फील करे। चैतन्य का हमेशा से यही मकसद था कि उनका नेशन ऐसा हो जहां ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों साथ रहे। हालांकि चैतन्य को लगता था कि दोनों रेसेस के बीच एक पीसफुल सोसाइटी बनाना थोड़ा टफ होगा। चैतन्य लगता था कि दोनों को एक नेशन में इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन वे जल्द ही गलत साबित हुए। जब से रिबॉर्नियंस डोमेन की ब्लिंकिंग सिटी में आए, डेमी ह्यूमंस के बारे में लोगों की सोच तेजी से बदली। अब उन्हें ह्यूमंस से कमतर नहीं माना जाता था। ये फैक्ट कि रिबॉर्न प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेमी ह्यूमंस ही प्रोवाइड करते थे ने डेमी ह्यूमंस के बारे में किसी भी नेगेटिव परसेप्शन को दूर करने में बहुत हेल्प की। डोमेन में लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए रिबॉर्न टैक्सी सर्विस, जो सस्ती और आसान थी, लोगों को बहुत पसंद थी। हर बार जब वे टिकट खरीदते, उनका सामना एक डेमी ह्यूमन अटेंडेंट और ड्राइवर से होता। जल्द ही डेमी ह्यूमंस को लॉयल, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग माना जाने लगा, जो अमेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। इस तरह कई लोगों ने नेशन ऑफ रिबॉर्न में पीस और हैप्पीनेस पाया। और ह्यूमंस के माइग्रेशन के लिए तैयार रहो, चैतन्य ने लीना से कहा। पर सर, क्या ह्यूमन इस बात से सहमत होंगे? लीना ने सवाल किया। मैं बयाना से पूछूंगा कि क्या हमारे ह्यूमन रिबॉर्न वर्कर्स में से कोई हमारे नेशन में शिफ्ट होकर फुल टाइम काम करना चाहता है। चैतन्य का प्लान था कि सारी चीजें सेटल होने के बाद अपने पेरेंट्स को यहां मूव कराएं, तो ज्यादा ह्यूमंस को नेशन में लाना अच्छा आइडिया था, ताकि वे आउट ऑफ प्लेस फील न करें। वो जल्द ही अपनी शैडो में डूब गया और ब्लिंकिंग सिटी में बयाना के ऑफिस में रीअपियर हुआ। हार्ड वर्किंग रिबॉर्न सीईओ ने तुरंत अपना सारा काम छोड़कर चैतन्य का वेलकम किया। हेलो यंग मास्टर, इस विजिट का मकसद? सीईओ ने झुककर पूछा। चैतन्य ने अपना प्रपोजल सीईओ के सामने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन वर्कर्स को नेशन ऑफ रिबॉर्न में माइग्रेट कराया जाए। वे न सिर्फ अपनी फैमिलीज को साथ ला सकते थे, बल्कि नेशन का फुल सिटीजन बनने पर उनकी लेटेंट टैलेंट्स भी अवेकन हो सकती थीं। ये इंटरेस्टिंग आइडिया है यंग मास्टर। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग इस चांस को तुरंत लपक लेंगे। बयाना के सीईओ ने खुश होकर कहा। रिबॉर्न कंपनी के ज्यादातर ह्यूमन वर्कर्स सिटी में रेंटेड हाउस में रहते थे, जिससे उनका मंथली खर्चा बहुत ज्यादा था, जिसे अफोर्ड करना मुश्किल था। लेकिन अगर वे रिबॉर्न के सिटीजन बनते, तो वे बिना एक भी कॉइन खर्च किए अपना घर बना सकते थे। जल्द ही
बयाना ने कंपनी वाइड लेटर भेजा जिसमें डिटेल्ड बेनिफिट्स बताए गए कि पेंडाई लैंड्स में माइग्रेट करने पर उन्हें क्या क्या मिलेगा। रिबॉर्न नेशन के पैराडाइज जैसे वर्ल्ड में रहने का ऑफर पहले से ही ज्यादातर लोगों के लिए टेम्पटिंग था, लेकिन जो चीज लोगों को इस प्रपोजल के लिए साइन अप करने के लिए सबसे ज्यादा पुश करती थी वो थी कि वे अपनी फैमिलीज को साथ ला सकते थे। इसका मतलब था कि उनके बेटे बेटियां और यहां तक कि उनकी वाइफ्स की टैलेंट्स फ्री में अवेकन हो सकती थीं। उनके बच्चे मैज या स्वॉर्ड्समैन बनने का चांस पा सकते थे। रिबॉर्न वर्कर्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनने के बाद चैतन्य एक झपकी में पेंडाई लैंड्स लौट आया, अपने घर के कॉर्नर की शैडो से बाहर निकलते हुए। लीना चैतन्य का पेशेंटली इंतजार कर रही थी और उसने रिस्पेक्टफुल बो के साथ चैतन्य का स्वागत किया। मेरे पास कल थोड़ा फ्री टाइम है, चैतन्य ने लीना से कहा। सारे न्यू सिटीजन्स को मेरे घर बुलाओ उनकी टैलेंट अवेकनिंग के लिए। लीना को चैतन्य का ऑर्डर मिला तो लीना ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। सुबह जल्दी थी, क्लॉक टावर की घंटी अभी बजी नहीं थी, लेकिन चैतन्य के घर के बाहर न्यू सिटीजन्स, ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस की लंबी लाइन पहले से ही लग चुकी थी। वे अपनी टैलेंट अवेकनिंग के लिए पेशेंटली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। डेमी ह्यूमंस की अवेकनिंग में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, जो रिबॉर्न ऑफिसेस में टाउन क्रायर के तौर पर काम करती थी। तो तुम्हारी टैलेंट पहले से ही अवेकन है? चैतन्य ने उससे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। मेरी डी क्लास टैलेंट को शाउटिंग वॉइस कहते हैं, जिसकी वजह से मुझे रिबॉर्न प्रोडक्ट्स का अनाउंसर बनने का चांस मिला। हालांकि उसकी टैलेंट पहले से अवेकन थी, चैतन्य का स्किल बता रहा था कि उसमें अभी भी एक और पावरफुल टैलेंट अवेकन करने की पोटेंशियल थी। चैतन्य के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो किसी ऐसे इंसान को अवेकन कर सकता है जिसकी टैलेंट पहले से ही जागृत हो चुकी हो? हालांकि उसकी टैलेंट पहले से अवेकन थी, चैतन्य का स्किल बता रहा था कि उसमें अभी भी एक और पावरफुल टैलेंट अवेकन करने की पोटेंशियल थी। चैतन्य के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो किसी ऐसे इंसान को अवेकन कर सकता है जिसकी टैलेंट पहले से ही जागृत हो चुकी हो? चैतन्य को मालूम था कि वो किसी के भी सुप्त टैलेंट को जगा सकता है, चाहे वो पहले कभी एक्टिवेट न हुआ हो। मिसाल के तौर पर कौशल्या अपनी टाइमिंग चूक गई थी और अपने टैलेंट को जागृत करने में फेल हो गई थी, जिससे उसका छुपा हुआ हुनर हमेशा के लिए बंद हो गया। यह सिलसिला तब तक चला जब तक उसकी मुलाकात चैतन्य से नहीं हुई, जिसके पास नामुमकिन को मुमकिन करने का सुप्रीम स्किल था। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि टैलेंट जागृत करने की फीस स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा थी। यही वजह थी कि कई लोग 10 साल की उम्र तक अपने टैलेंट को जगा नहीं पाते थे। चैतन्य अब तक अपने टॉप लेवल स्किल का यूज सिर्फ अर्ध मानवों पर करता रहा था, जिनमें पहले से कोई टैलेंट होना ही नहीं चाहिए था। तो उसने अभी तक इसे किसी ऐसे इंसान पर टेस्ट नहीं किया था जिसमें पहले से कोई टैलेंट हो। यो चिंटू 3, क्या यह पॉसिबल है? चैतन्य ने चिंटू से पूछा। हाँ चैतन्य, किसी ऐसे इंसान का टैलेंट जागृत करना पॉसिबल है जिसमें पहले से टैलेंट एक्टिवेट हो, चिंटू 3 ने जवाब दिया। चैतन्य को यकीन नहीं हुआ। पहला, ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा, क्या हर इंसान में दोबारा जागने की पावर होती है? और तीसरा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? चैतन्य ने हैरानी से सवाल किया। चिंटू 3 बोला, तेरे सवालों के जवाब। 1, ये तब पॉसिबल हुआ जब सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड किया गया। 2, हाँ, हर इंसान दोबारा जाग सकता है बशर्ते सिस्टम कोई इंप्रूवमेंट ढूंढ ले। 3, तूने कभी पूछा ही नहीं भाई। चैतन्य इतना शॉक था कि उसने चिंटू 3 की मजाकिया टिप्पणी को इग्नोर कर दिया। उसने फटाफट अपने सुप्रीम स्किल से एक मिडिल एज औरत का जायजा लिया और पाया कि वो उसके टैलेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। करंट टैलेंट, C क्लास चीखने वाली आवाज, पॉसिबल अपग्रेडेड टैलेंट, एक किलर दैवीय आवाज। लग रहा था कि इंसानी टैलेंट को अपग्रेड करना किसी अर्ध मानव के डेवलपमेंट जैसा था। चूंकि चिंटू 3 डेवलपमेंट पाथ चेंज कर सकता था, तो टैलेंट को भी
नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था। चैतन्य ने उस औरत की तरफ देखा और पूछा, तुझे गाना गाने का शौक है? उसने शर्माते हुए हामी भरी, ये कबूलते हुए कि वो दुनिया भर में फेमस सिंगर बनने का सपना देखती है। अरे, तेरा लक तो चमक रहा है, चैतन्य ने कहा। लगता है तुझमें वो सारा माल है जो हमारे देश की नेक्स्ट टॉप सिंगर बनने के लिए चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया और अपने सुप्रीम स्किल को एक्टिवेट किया। अचानक वो औरत एक चकाचौंध करने वाली लाइट में घिर गई, जो कुछ सेकंड तक रही और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सिंगिंग लेसन्स डाउनलोड हो रहे हैं। डन, चिंटू 3 ने बोला। महिला ने अपने हाथों को देखा और अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस फील किया जो पहले कभी नहीं था। थैंक्स, वाह, वो महिला खुश होकर बोली। वो अपनी बदली हुई आवाज से इतनी हैरान थी कि खुद ही चौंक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो ऐसी धुनें और रिदम्स गा सकती है जो पहले कभी नहीं गा पाई थी। चिंटू 3 के दिए नॉलेज की बदौलत वो औरत अपनी पुरानी दुनिया में भी टॉप सिंगर्स में से एक बन गई। थैंक्स सर चैतन्य, लेकिन सॉरी, मैं हमारे देश के लिए कुछ खास नहीं कर पाऊंगी, उसने मायूसी से कहा। कौन कहता है? तू तो हमारे देश के लिए ढेर सारी वैल्यू लाएगी, चैतन्य ने तुरंत जवाब दिया। उसके जैसे किलर सिंगिंग टैलेंट वाले परफॉर्मर्स उनके फेस्टिवल्स को और लिट बना सकते थे। चैतन्य को हमेशा लगता था कि उनके फेस्टिवल्स में एंटरटेनमेंट की कमी है। बेसबॉल गेम्स, ड्रिंकिंग गेम्स और फायरवर्क्स शो के अलावा रीबॉर्न नेशन में सिटीजन्स के लिए और कोई मजेदार चीज नहीं थी। लेकिन नए सिटीजन्स के आने से उसने देखा कि ढेर सारे ऐसे टैलेंट्स सामने आ रहे थे जो प्रोडक्शन या फिजिकल एबिलिटी से जुड़े नहीं थे। कुछ इंसान और अर्ध मानवों में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने, गाने गाने और जोश के साथ डांस करने का टैलेंट था। ऐसे लोग दूसरी जगहों पर स्टेबल जॉब पाने में स्ट्रगल करते थे, लेकिन रीबॉर्न नेशन में ये टैलेंट्स उतने ही जरूरी थे जितने इंजीनियर्स और फार्मर्स। आखिरकार चैतन्य ही वो बंदा था जो आर्ट्स की असली पावर को समझता था। अपनी पुरानी दुनिया में के पॉप आइडल्स को दुनिया भर में करोड़ों फैंस पूछते थे। भले ही उनकी लैंग्वेज अलग थी, लोग उनके गाने गाते और उनके टफ डांस मूव्स कॉपी करते थे। चैतन्य भी अपनी पुरानी जिंदगी में के पॉप का दीवाना था। एनीमे देखने के अलावा उसे के पॉप सॉन्ग्स सुनना भी पसंद था। एक सोलो के पॉप आइडल थी जिसका वो जबरा फैन था। वो सिंगिंग और डांसिंग में लाजवाब थी और अपने गानों के दौरान सितारों से भी ज्यादा चमकने की वजह से उसे सॉन्ग ऑफ लव नाइट कहा जाता था। वो एक वजह थी जिसके लिए चैतन्य घर से बाहर निकलता था। वो उसके कॉन्सर्ट्स में जाता और उसे लाइव देखना चाहता था। बेशक वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी, तो कॉन्सर्ट में सिर्फ उसकी सिंगिंग सुनना उसका मकसद नहीं था। वो थी जिसने चैतन्य को ऑनलाइन शतरंज खेलने के लिए इंस्पायर किया। एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसे शतरंज का गजब का शौक है और इसने चैतन्य को भी शतरंज खेलने के लिए पुश किया। चैतन्य जानता था कि वो अकेला नहीं था जो उसका दीवाना था। उसकी पुरानी दुनिया में ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उसकी फैन थी। यही थी आर्ट टैलेंट्स की रियल पावर। चैतन्य को लगता था कि रीबॉर्न नेशन के ये टैलेंटेड लोग भी उसकी पुरानी दुनिया के पॉप आइडल्स की तरह दुनिया फतेह कर सकते हैं अपने म्यूजिक और डांस से। इस दुनिया में अभी भी उन टैलेंट्स को कम वैल्यू दी जाती थी जो प्रोडक्शन से जुड़े नहीं थे, लेकिन चैतन्य को यकीन था कि वो इसे चेंज कर सकता है। लेकिन दुनिया चेंज करने से पहले उसे अपने नेशन से स्टार्ट करना था। तो चैतन्य ने लीना को ऑर्डर दिया कि इन टैलेंट्स को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाए, शायद एक नए फेस्टिवल के जरिए। आखिरकार ढेर सारे नए सिटीजन्स आए थे, तो उनका वेलकम एक धमाकेदार उत्सव से करना तो बनता था। अपने कुछ क्राफ्ट्समैन की मदद से उन्होंने गिटार, ड्रम सेट जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और यहां तक कि एक स्टीरियो साउंड सिस्टम भी जो पूरे नेशन में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कर सकता था। और हाँ, उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट्स में मिथ्रिल का जादू भी मिक्स करने का फैसला किया। अपने कुछ क्राफ्ट्समैन की मदद से चैतन्य ने गिटार, ड्रम सेट जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और यहां तक कि एक स्टीरियो साउंड सिस्टम भी
जो पूरे नेशन में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कर सकता था। और हां, उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट्स में मिथ्रिल का जादू भी मिक्स करने का फैसला किया। ब्लिंकिंग सिटी के डोमेन में मौजूद रिसोर्सेज से हर जरूरतमंद के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। गिटार तो बस लकड़ी का एक खोखला पीस था जिस पर स्ट्रिंग्स लगे होते थे। इसे बनाना तो चुटकियों का काम था। लेकिन स्टीरियो माइक्रोफोन सिस्टम की बात आई तो चैतन्य को चिंटू 3 से हेल्प मांगनी पड़ेगी ताकि वो उन हिडन इलेक्ट्रॉनिक्स को डिकोड कर सके जो साउंड को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सके। इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होने के बाद चैतन्य ने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को इकट्ठा किया और उन्हें उनके खास म्यूजिक गियर्स थमा दिए। हाँ, गियर्स। आखिरकार चैतन्य ने हर इंस्ट्रूमेंट में मिथ्रिल स्टोन्स या DDH दिए थे जो यूजर के टैलेंट को और चमका देते थे। अगर किसानों के पास खेती के लिए स्पेशल हथियार थे और इंजीनियर्स के पास रूलर गियर्स, तो इन आर्टिस्ट्स के पास म्यूजिक गियर्स क्यों ना हो। आखिर उनके टैलेंट से निकले स्किल्स किसी जादू से कम नहीं थे और मिथ्रिल गियर्स का बूस्ट इफेक्ट अभी भी काम करता था। ये देखकर चैतन्य का चैतन्य सचमुच जाग उठा। मिथ्रिल का असर फार्मर्स पर तो साफ दिखता था। उनके गियर्स से फसलें तेजी से बढ़ती थीं और ज्यादा प्रोडक्शन देती थीं। लेकिन म्यूजिक गियर्स का क्या इफेक्ट होगा, चैतन्य को कोई अंदाजा नहीं था। उसने गेस किया कि शायद आवाज थोड़ी ज्यादा पावरफुल होगी। इसे चेक करने के लिए चैतन्य ने एक ह्यूमन गिटारिस्ट को चुना जिसका टैलेंट उसने हाल ही में एक्टिवेट किया था और उससे कहा कि वो अपने नए म्यूजिक गियर को टेस्ट करे। तुझे गाना बजाना आता है ना ब्रो? चैतन्य ने पूछा। हाँ सर चैतन्य, जब आपने मेरा टैलेंट जगा दिया तब मुझे गिटार प्ले करने का पूरा नॉलेज भी मिल गया, उसने जवाब दिया। चैतन्य ये देखना चाहता था कि मिथ्रिल का बाकी लोगों पर क्या असर करता है, तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए डोमेन के हर डिपार्टमेंट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। एग्रीकल्चर से, इंजीनियरिंग ग्रुप से और अलग अलग अर्धमानव प्रजातियों से। सब चैतन्य के बेस पर जमा हुए और गिटारिस्ट के परफॉर्म करने का इंतजार करने लगे। चैतन्य ने कहा, जो गाना तेरा दिल चाहे वही बजा दे। वो गिटारिस्ट थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे ढेर सारे लोग घूर रहे थे, तो उसने एक चिल आसान राग चुना जो उसे रिलैक्स करने में हेल्प करता था। ट्रिंग। जैसे ही कमरे में म्यूजिक की धुन गूंजी, गिटारिस्ट को सुनने वाले हर शख्स के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल तैर गई, मानो उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिल गया हो। अचानक चैतन्य के दिमाग में चिंटू 3 की आवाज गूंजी। कूलिंग इफेक्ट एक्टिवेट। तुम्हारा हेल्थ स्टैट 10% बूस्ट हुआ। चैतन्य की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने नोटिफिकेशन अपनी आंखों के सामने स्क्रॉल होते देखा। तो इसलिए मुझे इतना रिलैक्स और कूल फील हो रहा है। मेरा वेल बीइंग 10% भी बारेच गया। क्या ये गिटारिस्ट की चिल म्यूजिक की वजह से है? हाँ बिल्कुल, चिंटू 3 ने जवाब दिया। तुम लोग क्या फील कर रहे हो? चैतन्य ने बाकियों से पूछा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी गर्म पानी से नहाया हो, एक ने कहा। मेरे सिर का दर्द भी अचानक गायब हो गया, दूसरे ने कहा। लगता था चैतन्य अकेला नहीं था जिसे हेल्थ बूस्ट मिला। गिटारिस्ट की म्यूजिक सुनने वाले हर शख्स को वही इफेक्ट मिला। कोई और गाना बजा के देख ब्रो, मैं देखना चाहता हूं कि और क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, चैतन्य ने गिटारिस्ट से कहा। कैसा गाना सुनना चाहेंगे सर? गिटारिस्ट ने पूछा। चैतन्य ने किसानों की तरफ देखा और उसे एक आइडिया आया। ऐसा गाना बजा जो मेरा फोकस बढ़ा दे। गिटारिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया और दिमाग में उस रिदम और कॉर्ड्स को ब्रेनस्टॉर्म करने लगा जो चैतन्य के कहे इफेक्ट को ट्रिगर कर सके। जैसे ही उसने गिटार बजाना शुरू किया, उसके दिमाग में रीबॉर्नियंस की मेहनत की इमेजरी उभर आई जो खेतों में पसीना बहा रहे थे। इस वजह से गिटार से निकली म्यूजिक में एक यूनिक वाइब थी जो यूनासी और कमरे में मौजूद फार्मर्स के साथ रेजोनेट कर रही थी। इंस्पिरेशन इफेक्ट एक्टिवेट। तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एफिशिएंसी 30% बारारेच गया। लीना, जो डोमेन की एग्रीकल्चर चीफ थी, हैरानी से चिल्ला पड़ी। उसे अपने शरीर में माना म्यूजिक की बीट्स और रिदम के साथ डांस करता फील हुआ, माना जैसे अच्छे मूड में था।
और यूनासी को अपनी स्किल्स के लिए उसकी पावर यूज करने दे रहा था। बॉस, ये तो गजब है, लीना ने कहा। अगर हमारा गिटारिस्ट खेतों में काम करते वक्त ये गाना बजाए तो मुझे लगता है इस महीने हमारी फसल डबल हो सकती है। चैतन्य को अब म्यूजिक टैलेंट्स की रियल पावर समझ आने लगी थी। उसने गिटारिस्ट से अलग अलग टेम्पो, रिदम और इंटेंट के साथ और गाने बजाने को कहा। एक गाना इंजीनियर्स के लिए था, तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी 25% बीआरएच गया। वाह, मैंने अभी अभी अपने न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक इंजीनियर सैटायर ने गिटारिस्ट का टेक्निकल गाना सुनते हुए कहा। एक और गाना सिक्योरिटी सेंटर्स के लिए था, जिसमें हाई टेम्पो और थ्रिलिंग रिदम था। तुम्हारा फिजिकल पियर्सिंग पावर 30% बीआरएच गया। हैन, अब तो स्टील की दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती। कई गानों के एक्सपेरिमेंट के बाद चैतन्य को पता चला कि आर्टिस्ट का इंटेंट ही स्टैट बूस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर था। अगर गिटारिस्ट ने फार्मर्स को ध्यान में रखकर गाना बजाया तो इफेक्ट्स उसी इंटेंट को फॉलो करते थे। चैतन्य को यह भी समझ आया कि अगर म्यूजिक किसी छोटे ग्रुप के लिए इंटेंडेड था तो स्टैट बूस्ट ज्यादा पावरफुल होता था बनिस्बत इसके कि गाना सबके लिए हो। इसीलिए हेल्थ बूस्ट सिर्फ 10% था, जबकि बाकी इफेक्ट्स ज्यादा हाई थे। ये तो कमाल है यार, चैतन्य ने गिटारिस्ट से कहा। और तू अभी तक अपने टैलेंट का यूज भी नहीं कर रहा है ना? ह्यूमन गिटारिस्ट ने हां में सिर हिलाया। नहीं सर, मैं तो बस मिथ्रिल गियर के साथ नॉर्मल प्ले कर रहा हूं। चैतन्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी गियर का इफेक्ट इतना डीप हो सकता है। और ये तो सिर्फ एक बंदा था जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। चैतन्य बस इमेजिन कर सकता था कि एक बिग स्टेडियम में ढेर सारे म्यूजिशियंस का बैंड क्या धमाल मचा सकता है। इससे उसे म्यूजिक टैलेंट्स की पोटेंशियल और पावर पर और भी यकीन हो गया। इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो आसानी से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकते थे। चैतन्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी गियर का इफेक्ट इतना डीप हो सकता है। और ये तो सिर्फ एक बंदा था जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। चैतन्य बस इमेजिन कर सकता था कि एक बिग स्टेडियम में ढेर सारे म्यूजिशियंस का बैंड क्या धमाल मचा सकता है। इससे उसे म्यूजिक टैलेंट्स की पोटेंशियल और पावर पर और भी यकीन हो गया। इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो आसानी से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकते थे। इफेक्ट्स देखने के बाद चैतन्य जाग उठा और उसने फौरन अपने डोमेन में एक नया डिवीजन लॉन्च कर दिया। आर्टिस्ट डिवीजन ये उन सारे रीबॉर्नियंस से बना था जिनमें म्यूजिशियन और सिंगर बनने का टैलेंट था। इनका मेन जॉब था म्यूजिक प्ले करना और डोमेन के सारे वर्कर्स को बूस्ट देना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम से कम 30% बढ़ जाए। ये उनके उभरते डोमेन के लिए गेम चेंजर था, खासकर क्योंकि उन्हें ब्लिंकिंग सिटी के आसपास की बढ़ती डिमांड को पूरा करना था। इनकी हेल्प से हाल ही में ज्वाइन किए नए सिटीजन्स को एडजस्ट करना सुपर आसान हो गया। अब उन्हें 10,000 लोगों के लिए खाने की प्रोडक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आर्टिस्ट डिवीजन का इम्पैक्ट हर उस शख्स पर तुरंत दिखा जिसने इसे अपने कानों से सुना। ये डिवीजन डोमेन में इतना पॉपुलर हो गया कि इसमें हर वर्कर की हेल्प के लिए काफी म्यूजिशियंस और सिंगर्स की कमी पड़ी अचने लगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ऑप्शंस बहुत कम थे। आखिर ज्यादातर लोग म्यूजिक में करियर बनाकर ढंग का पैसा नहीं कमा पाते थे। ब्लिंकिंग सिटी में उन्हें बस बार्स और पब्स में छोटे मोटे गिग्स मिलते थे जहां पेमेंट कुछ खास नहीं थी। शायद कई म्यूजिक टैलेंट्स को अपनी जिंदगी चलाने के लिए दूसरा काम करना पड़ रहा। वो ह्यूमन गिटारिस्ट इसका लिविंग प्रूफ था। उसने चैतन्य को बताया कि वो पहले बेघर था और कबाड़ा बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता था, लेकिन अब वो डोमेन के सबसे डिमांडिंग म्यूजिशियंस में से एक बन चुका था। चैतन्य को उम्मीद थी कि और भी लोग अपने म्यूजिक टैलेंट को रीडिस्कवर करेंगे। उसने एक मेगा फेस्टिवल भी प्लान किया जहां म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स अपने टैलेंट को सबके सामने शोकेस कर सके। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि इस फेस्टिवल का प्रचार ब्लिंकिंग सिटी के हर कोने में हो ताकि लोग रीबॉर्न डोमेन घूमने का बहाना ढूंढ ले।
एक हफ्ते बाद फेस्टिवल की तैयारियां फाइनली कंप्लीट हो चुकी थीं। चैतन्य ने सेंटर स्क्वायर में एक बड़ा स्टेज देखा जो अभी भी मेटल स्कैफोल्ड्स पर टिका था। कुछ रीबॉर्नियन वर्कर्स इसका यूज स्टेज में लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स के लिए कर रहे थे। उसने बड़े बड़े स्पॉटलाइट्स लगवाए जो अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, बिल्कुल वैसा वाइब जैसा उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कॉन्सर्ट्स में देखा था। और हाँ, उन्होंने रीबॉर्नियन डोमिनर्स के साथ मिलकर बनाया गया न्यू एज स्पीकर और माइक्रोफोन सिस्टम भी सेट कर दिया था। चैतन्य ने गिटारिस्ट को बोला कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को एम्पलीफायर से कनेक्ट करे ताकि ये चेक हो सके कि स्पीकर्स पर साउंड का इफेक्ट वही रहता है या नहीं। लेकिन अफसोस, स्पीकर्स से आने वाली साउंड में कोई खास इफेक्ट नहीं था। ये बस नॉर्मल गिटार साउंड जैसा था और लिसनर्स के माना से रेजोनेट नहीं कर पाया। लगता है स्पीकर्स को नया इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है। शायद अगर इसमें मिथ्रिल जेम डाल दूं तो बात बन जाए। चिंटू 3 स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के कौन से पार्ट्स को मिथ्रिल से रिप्लेस किया जा सकता है? उसके पर्सनल एआई असिस्टेंट ने स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के ब्लूप्रिंट्स दिखाए जिसमें कुछ इंटरनल पार्ट्स को मिथ्रिल से बनी कॉपीज से रिप्लेस किया जा सकता था। जितना बड़ा मिथ्रिल यूज होता, इफेक्ट उतना ही पावरफुल होता। इसीलिए ज्यादातर गियर्स और टूल्स पूरी तरह मिथ्रिल से बनाए जाते थे। लेकिन चूंकि साउंड सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, सब कुछ मिथ्रिल से रिप्लेस नहीं हो सकता था। फिर भी कई पार्ट्स को चेंज किया जा सकता था। जब साउंड सिस्टम को मिथ्रिल गियर में कन्वर्ट कर दिया गया, चैतन्य एक्साइटेड था ये देखकर कि गिटारिस्ट के स्टैट इफेक्ट्स अब स्पीकर्स की साउंड रेंज तक ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। इसका मतलब था कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाला हर आर्टिस्ट अपने यूनिक सॉन्ग्स और उनके इफेक्ट्स को पूरे रीबॉर्न डोमेन में शोकेस कर सकता था। जो भी इस फेस्टिवल में आता वो हैरान रह जाता, क्योंकि स्पीकर्स से आने वाले गानों को सुनकर उनकी मैजिक आउटपुट पावर अचानक कुछ % बारहिच जाती। चैतन्य खुश था कि उसने टाइशन और मैजिक टावर के बाकी मेंबर्स को इस फेस्टिवल में इनवाइट किया था। वो उनके रिएक्शंस देखने के लिए बेताब था। सबने स्टेज सेटअप में गजब का काम किया। गाइस, चैतन्य ने पिछले कुछ दिनों की मेहनत के लिए सारे रीबॉर्नियंस की तारीफ की। मेन अट्रैक्शन चेक करने के बाद चैतन्य ने डोमेन के बाकी कामों का जायजा लिया। चूंकि इस बार ढेर सारे विजिटर्स आने वाले थे, सबको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ा ताकि इतने सारे लोगों को हैंडल किया जा सके। मिसाल के तौर पर उन्होंने ढेर सारे इन और होटल्स बनाए ताकि गेस्ट्स को फेस्टिवल के दौरान रहने की जगह मिल सके। लेकिन चैतन्य को यकीन था कि यह भी काफी नहीं होगा, तो वो कुछ अर्ध मानव हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट्स में गया और सेटायर्स से एक छोटी सी फेवर मांगी। बॉस, क्या लोग सचमुच यहां रहना चाहेंगे? एक बुजुर्ग सेटायर ने चैतन्य से पूछा। फेस्टिवल के लिए हाउसिंग क्राइसिस सॉल्व करने के लिए चैतन्य ने सेटायर्स को सजेस्ट किया कि वो अपने ट्री हाउसेस को इन और होटल्स में कन्वर्ट कर दें, जहां गेस्ट्स ठहर सकें। हालांकि सेटायर्स इसके लिए तैयार थे। उन्हें लगता था कि ह्यूमंस अर्ध मानवों के लिए बने हाउसेस में रहना पसंद नहीं करेंगे। यकीन करो ब्रो, चैतन्य ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। मुझे लगता है ये बाकी लोगों में भी हिट होगा। ये कुछ नया और यूनिक है। हर कोई स्कूल ट्री हाउस में रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहेगा। चैतन्य का ये आइडिया उसकी पुरानी जिंदगी से इंस्पायर्ड था, जहां लोग अपनी बोरिंग लाइफ से ब्रेक लेने के लिए नई नई कल्चर्स एक्सपीरियंस करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते थे। क्योंकि लोग इस फेस्टिवल के लिए पेंडाई लैंड्स तक ट्रैवल करने वाले थे, चैतन्य को पता था कि वो कम से कम एक दिन के लिए अर्ध मानव की लाइफ जीने का मजा जरूर लेना चाहेंगे। जहां लोग अपनी बोरिंग लाइफ से ब्रेक लेने के लिए नई नई कल्चर्स एक्सपीरियंस करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते थे। क्योंकि लोग इस फेस्टिवल के लिए पेंडाई लैंड्स तक ट्रैवल करने वाले थे, चैतन्य को पता था
कि वो कम से कम एक दिन के लिए अर्धमानव की लाइफ जीने का मजा जरूर लेना चाहेंगे। आने वाले लोगों से ठसाठस भरी थी। 4 कारों के लिए बनी डबल लेन कंक्रीट रोड भी पैक हो चुकी थी। अच्छा हुआ कि चैतन्य ने इसके लिए पहले से प्लान कर लिया था। उसने कोमोस और बाकी इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया था कि डोमेन में आने जाने वाली गाड़ियों की भारी तादाद को ध्यान में रखकर रोड्स को अपग्रेड और एडजस्ट किया जाए। ज्यादातर लोग रीबॉर्न टैक्सी बस से आ रहे थे, तो डोमेन की एसडचकें ज्यादा जाम नहीं थीं, लेकिन जिनके पास अपनी गाड़ी थी उनके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग जोन रिजर्व था, जहां वो अपनी राइड पार्क कर सकते थे। डोमेन के सेंटर में बने मेन स्टेज एरिया को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था। वहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता था। इसके 2 मकसद थे। पहला, डोमेन के सबसे बिजी एरिया में ट्रैफिक जाम नहीं होगा। दूसरा, लोग रीबॉर्न डोमेन की हर चीज एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर होंगे। ये ट्रिक काम कर गई। सेंटर की एनडीडी ढाकों पर चलने वाला हर शख्स गर्दन ऊपर करके अजीबो गरीब यूनिक बिल्डिंग्स को निहार रहा था। अगर चैतन्य की पुरानी दुनिया का कोई इंसान ये देखता तो वो इसका स्टाइल और आर्किटेक्चर तुरंत पहचान लेता और इसे मॉडर्न अर्थ सिटी का सिंबल मान लेता। वाह यार, यकीन नहीं होता कि डेजर्ट में इतनी लिट जगह छुपी थी। एक आदमी बोला, देखो ये रीबॉर्न मॉल है, चलो चेक करें कि क्या क्या स्कूप कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप से एक लड़की बोली, फ्राइड चिकन? उस रेस्टोरेंट में क्या क्या खाना मिल रहा है, मैं तो वो ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन वो गोल चीज पिज्जा वो भी चखना है। एक आदमी अंदर बैठा बोल रहा था, हर तरफ लोग यूनिक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देख रहे थे जो सिर्फ यहीं मिल सकते थे। नेशनल सेंटर बिजनेस बिल्डिंग्स से भरा था, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि गेस्ट्स फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही ढेर सारा कैश ड्रॉप कर दें। अगर कोई कंफ्यूज होता तो वहां हमेशा एक रीबॉर्नियन रेडी रहता जो उनकी हर जरूरत में हेल्प करने को तैयार था। एक्सक्यूज मी, कोई अच्छा खाना खाने की जगह बता सकते हैं? मेरे बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं। एक कंफ्यूज्ड डैड ने अपने 2 बच्चों की तरफ इशारा करते हुए लुम्बिनी फैमिली के एक मेंबर से पूछा। लुम्बिनी ने स्माइल दी और उस शख्स को पूरे डोमेन का मैप थमा दिया। इस गली के पास एक कूल बर्गर जॉइंट है, लुम्बिनी ने कहा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप रीबॉर्नियन होटल चेक करें। वहां स्टे करने की जगह है, एक डोप रेस्टोरेंट है और आपके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी है। उसने सडीडीडीएचएक के दूसरी तरफ एक ऊंची चौड़ी बिल्डिंग की ओर पॉइंट किया। पहली नजर में वो सुपर प्रीमियम लग रही थी, खासकर क्योंकि इसके दरवाजे और खिड़कियां प्योर ग्लास से बने थे। मैम, पूल क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा। ये ऐसा है जैसे इंडोर्स बीच, लुम्बिनी ने जवाब दिया। कूल, मैं स्विम करना चाहता हूं। मम्मी, डैडी, क्या हम वहां जा सकते हैं? बच्चे अपने पेरेंट्स से चिल्लाकर बोले। मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों से साफ था कि वो भी इस होटल को चेक करने के लिए सुपर उत्सुक थे। हनी, मुझे लगता है हमें अपने लिए एक रूम बुक करना चाहिए, मॉम ने डैड से कहा। वाइफ और बच्चों की जिद के आगे डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मिस, होटल में रहते वक्त हम अपनी कार कहां पार्क करें? लुम्बिनी ने स्माइल दी। इनके कस्टमर्स के लिए वैलेट सर्विस है, आपकी कार को उनके अटेंडेंट्स पार्क कर देंगे। ओह, और रूम बुक करने पर आपको आज के बेसबॉल गेम का फ्री टिकट भी मिलेगा। बेसबॉल? दोपहर में स्टेडियम चीखों और शोर से गूंज उठा क्योंकि बेसबॉल गेम शुरू हो चुका था। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि डोमेन के बाहरी इलाके में एक स्टेडियम है और बेसबॉल नाम का गेम तो बिल्कुल अनजान था। लेकिन स्टेडियम से गूंजता शोर सुनकर उनकी उत्सुकता जागी। उन्होंने इधर उधर पूछताछ शुरू की और रीबॉर्नियंस ने फटाफट गेम के बेसिक्स समझा दिए। ढेर सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए और अगले गेम के लिए तुरंत टिकट स्कूप कर लिया। फेस्टिवल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन टूरिस्ट्स पहले से ही रीबॉर्न डोमेन में मजे लूट रहे थे। गोल्ड कॉइन्स की बारिश हो रही थी क्योंकि हर गेस्ट वहां की एमेनिटीज एक्सप्लोर कर रहा था। कुछ ने तो पूरे हफ्ते का रूम बुक कर लिया ताकि फुल ऑन एक्सपीरियंस ले सके। कई लोग तो पूरी तरह यहां शिफ्ट करने की सोचने लगे। आखिर
यहाँ का कन्वीनियंट लाइफस्टाइल रॉयल कैसल से भी कहीं ज्यादा एडवांस था। मिसाल के तौर पर जैसे ही लोग इन और होटल्स के रूम्स में चेक इन करने लगे, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जादुई दुनिया का पता चला। बस एक स्विच फ्लिक करने से रूम में लाइट जल उठती, एक बटन दबाने से खिड़की के पास लगे अजीब बॉक्स से ठंडी हवा निकलने लगती। इतना ही नहीं, उनके पास एक मैजिकल बॉक्स था जो उनकी बियर और पानी को बर्फ जितना ठंडा रख सकता था। इलेक्ट्रिसिटी गेस्ट्स में इतना क्रेज बन गई कि लोग चैतन्य के घर के गेट पर नॉक करने लगे, ये रिक्वेस्ट करने कि उनके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। लीना को उन्हें कूल करना पड़ीडा और प्रॉमिस करना पड़ीडा कि जल्द ही ब्लिंकिंग सिटी और आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। चैतन्य पहले से ही एक न्यू पावर प्लांट बनाने का प्लान कर रहा था। ये ब्लिंकिंग सिटी के नॉर्थ में बनाया जाने वाला था ताकि वो पूरे इलाके को पावर सप्लाई कर सके। इससे कोवान सिटी को भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने का रास्ता खुल सकता था। लेकिन बेशक इसके लिए पहले लोकल्स से ये था। बॉस, बिजी हो? लीना ने चैतन्य के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। अंदर आ जाऊआ, चैतन्य ने जवाब दिया। क्या फेस्टिवल में कोई गड़ीडिढी बडेज है? लीना के अंदर आते ही चैतन्य ने पूछा। नहीं सर, सब स्मूथ चल रहा है। मैं किसी और वजह से आई हूं। कुछ गेस्ट्स आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, लीना बोली। चैतन्य ने चलते चलते रुककर लीना की तरफ देखा। लगता है अगर तू मुझे मिलने आई है तो इन गेस्ट्स में कुछ तो खास होगा। हाँ बॉस, वो लोग कह रहे हैं कि वो कोवान सिटी से आए हैं। आपसे पर्सना की तरफ देखा। लगता है अगर तू मुझे मिलने आई है तो इन गेस्ट्स में कुछ तो खास होगा। हाँ बॉस, वो लोग कह रहे हैं कि वो कोवान सिटी से आए हैं। चैतन्य ने भौहें चढ़ाई और कोवान सिटी से आए इन नए गेस्ट्स को देखकर हैरान रह गया। चैतन्य ने लीना को बोला कि उन्हें अंदर लाए और कुछ मिनट बाद लीना कुछ लोगों को साथ लेकर वापस आई। चैतन्य की सुपीरियर गोल्डन नोज में खुजली हो रही थी। यह सिग्नल था कि वो किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी में है जिसमें अभी भी जबरदस्त टैलेंट जागने की पोटेंशियल थी। अपनी जादुई नजर से उसने अपने गेस्ट्स की एक झलक पकड़ दी। वो सांप जैसे दिख रहे थे, झपट्टी नाक, सिर से थोड़ी बाहर निकली आंखें और हल्के भूरे स्केल्स वाली स्किन जो कुछ खराब कंडीशन में लग रही थी। बॉस, ये हैं हमारे गेस्ट्स, इन्हें कोमोस कहा जाता है। लीना ने चैतन्य को उनका ऑफिशियल इंट्रो देते हुए कहा। हाय सर, कोमोस ने थोड़ा डरते हुए ग्रीट किया। जब कोमोस ने देखा कि रीबॉर्न डोमेन कितना एडवांस है तो वो चैतन्य को रिस्पेक्ट देने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि जिसने अर्धमानवों के लिए ऐसा पैराडाइज बनाया वो कोई ऐसा शख्स है जिससे मिलना उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने चैतन्य से मिलने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटाई क्योंकि वो सुपर डेस्परेट थे। वो रीबॉर्न डोमेन का हिस्सा बनना चाहते थे और इस टैलेंटेड अर्धमानव कम्युनिटी में शामिल होना चाहते थे। चैतन्य ने कोमोस को गौर से देखा। वो 8 थे और सब एक जैसे लग रहे थे। क्या तुम लोग अपना इंट्रो दे सकते हो? चैतन्य ने पूछा। कोमोस ने एक दूसरे की तरफ देखा और आपस में तकरार करने लगे कि पहले कौन बोलेगा। एक मेल कोमोस आगे बढ़ा और चैतन्य का कॉन्फिडेंटली सामना किया। मेरा नाम जैक है और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। हम ओरिजिनली कोवान सिटी से हैं। जैक ने अपने फैमिली हिस्ट्री की स्टोरी सुनानी शुरू की। लगता था कि उनके पुराने घर की लिविंग कंडीशंस बिल्कुल आइडियल नहीं थीं। कम उम्र में ही पेरेंट्स को खो देने की वजह से इन 8 भाई बहनों को बड्ढा करने वाला कोई नहीं था। उन्हें सरवाइव करने के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी और खाने पीने का सामान ढूंढना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद जैक ने हार नहीं मानी और एडल्ट होने तक डटा रहा, जब तक कि वो अपने भाई बहनों की हेल्प के लिए जॉब नहीं कर सका। लेकिन उसे जल्दी पता चल गया कि अर्धमानवों के लिए कोई खास ऑप्शंस नहीं थे। बिना प्रॉपर एजुकेशन के उसे अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता था। उसके पास बस लो पे छोटे मोटे कामों का ऑप्शन था जिससे फैमिली का गुजारा मुश्किल से होता था।
हम उस लाइफ से पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर यहां आए थे। लेकिन तभी हमें आपके बारे में पता चला, और यहां आते ही हमने आपके कारनामे देखे, जो वाकई सबकी जिंदगी का बस एक सपना है। चैतन्य ध्यान से जैक को सुन रहा था। जैक ने इमोशनल होकर कहा, जब हमारे मम्मी पापा जिंदा थे, वो हमें हमारे एंसेस्टर्स की स्टोरीज सुनाते थे, कैसे हम कभी एक ग्रेट रेस का हिस्सा थे। वो कहते थे कि हम कभी ड्रैगन्स थे, इसीलिए हम अपनी रेस की रूट्स तक वापस जाने और अपनी लॉस्ट हेरिटेज को रीडिस्कवर करने के लिए पेंड आइलैंड्स आए। चैतन्य हैरान रह गया जब उसने उनकी स्टोरी सुनी। वो कभी ड्रैगन्स थे? ये सच है चिंटू 3? चैतन्य ने पूछा। हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कोमोस और ड्रैकोनियन रेस के बीच कभी लिंक था, लेकिन गॉड 4 के डिस्ट्रॉय होने के टाइम पर ब्लड लाइन में अचानक ब्रेक आ गया। कोमोस स्पीशीज लिजर्ड, ह्यूमन कोमोस, डिफिकल्टी एलिमेंट फायर, अर्थ। चैतन्य ने कोमोस को फिर से देखा, लेकिन उसे उनके और अपनी इमेजिनेशन में मौजूद ड्रैगन्स में कोई रिसेम्बलेंस नहीं दिखा। भले ही उसने रियल लाइफ में ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन उसने गेस किया कि वो उसकी पुरानी दुनिया के फैंटेसी ड्रैगन से बहुत अलग नहीं होंगे। उनमें ड्रैगन जैसी सिर्फ एक चीज थी, उनके स्केल्स। बस हम पेंड आइलैंड्स के डेजर्ट में हर जगह जवाब ढूंढने को तैयार थे, लेकिन हम सुपर लकी हैं कि हमें जवाब आपके डोमेन में मिल गया। प्लीज हमें अपने लॉयल सिटीजन्स की तरह एक्सेप्ट करें, हम कुछ भी करेंगे। जैक ने जमीन पर घुटने टेकते हुए चैतन्य से रिक्वेस्ट की। बाकी भाई बहन भी घुटनों पर बैठ गए, चैतन्य को रिस्पेक्ट और अपनी डेस्परेशन दिखाते हुए। चैतन्य तो न्यू रिक्रूट्स को रिजेक्ट करने वाला था ही नहीं, खासकर जब उसकी सुपीरियर गोल्डन नोज बता रही थी कि कोमोस में कम से कम एक टैलेंटेड शख्स तो है। श्योर, हमारे कम्युनिटी में हर किसी का वेलकम है, चैतन्य ने कोमोस से कहा, जिससे वो खुशी से उछल पड़े। जैक की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। हम ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, बॉस चैतन्य। हम आग में चलेंगे, पहाड़ों को मुक्कों से तोड़ी देंगे। जो भी करना पड़े, हम सुपीरियर ब्लड लाइन में इवॉल्व करने के लिए तैयार हैं। चैतन्य ने सिर झुकाया और जैक से बोला, अरे इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं ब्रो, बस स्टिल खड़े रहो, मैं तुम्हारा टैलेंट जगा देता हूं। जैक कुछ पूछ पाता उससे पहले चैतन्य ने अपना हाथ उठा दिया। मेल कोमोस अचानक एक चकाचौंध करने वाली लाइट में घिर गया जब चैतन्य ने अपना सुप्रीम स्किल एक्टिवेट किया। जैक पोटेंशियल टैलेंट, एसएस क्लास लाइटनिंग, असुरा स्वॉर्ड विस्परर, पोटेंशियल स्किल 1000 बोल्ट्स। यूजर को जबरदस्त स्पीड और लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन टाइम मिलेगा जब वो तलवार निकालेगा, जिससे वो सेकंड के फ्रैक्शन में मल्टीपल अटैक्स कर सकेगा। पोटेंशियल इवोल्यूशन पाथ्स, सुपीरियर कोमोस स्नेक, ए क्लास। कोमोस की ये स्पीशीज अपने ज्यादातर ह्यूमन जैसे फीचर्स छोटी डीएच देगी और एक बद्हे सांप का शरीर पालेगी, जो आखिरकार एक पहाड़ी को निगल सकता है। इस स्पीशीज की ताकत उनके शरीर में है, जितने बद्हे उतने स्ट्रॉन्ग। ओशन ट्रेकर कोमोस, बी क्लास। कोमोस की ये स्पीशीज को पंखों की एक जोड़ी ही मिलेगी, जो उन्हें हवा में सुपीरियर मूवमेंट देगी। उनके पंख बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ड्रैगन बॉर्न, वो क्लास। कोमोस की ये स्पीशीज अपनी ब्लड लाइन के सबसे डीप पार्ट्स तक पहुंच गई है और अपने एंसेस्टर्स से रिकनेक्ट कर चुकी है। इस इवोल्यूशन पाथ की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए काफी इन्फो अवेलेबल नहीं है। चैतन्य जैक के लिए मिले आखिरी इवोल्यूशन पाथ से सुपर इंट्रिग्ड था। भले ही इसके एग्जैक्ट बेनिफिट्स अननोन थे, लेकिन यही वो चीज थी जिसकी जैक और उसके भाई बहन इतने टाइम से तलाश कर रहे थे। इस पाथ ने उन्हें अपनी लॉस्ट हेरिटेज से रिकनेक्ट करने का मौका दिया, खासकर क्योंकि इसके नाम में ड्रैगन वर्ड था। उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि जैक कौन सा ऑप्शन चुनने वाला है। उसने फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट किया। यही वो चीज थी जिसकी जैक और उसके भाई बहन इतने टाइम से तलाश कर रहे थे।
इस पाथ ने उन्हें अपनी लॉस्ट हेरिटेज से रिकनेक्ट करने का मौका दिया, खासकर क्योंकि इसके नाम में ड्रैगन वर्ड था। उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि जैक कौन सा ऑप्शन चुनने वाला है। उसने फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट। धीरे धीरे फीकी पड़ी और सामने दिखा नया जाकू, जो अभी अभी ड्रैगनबोर्न में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका सिर अब ज्यादा रफ लग रहा था। सिर पर शार्प ड्रैकोनिक फ्रिल्स थे जो पीछे तक फैले हुए थे। उसका छोटा धंसा हुआ मुंह अब एक लंबा थूथन बन चुका था, जिसमें धारदार पियर्सिंग दांत छुपे हुए लग रहे थे। इसके अलावा उसे 2 कर्व्ड हॉर्न्स मिले थे जो साइड्स में मुड्ढे थे, और एक स्टेगोसॉरस जैसी पूंछ जो उसके ड्रैगन वाइब लुक को कंप्लीट कर रही थी। जैक अब ड्रैगन और ह्यूमन का परफेक्ट मिक्सचर लग रहा था। टोटल ड्रैगनबोर्न वाइब। उसके हाथ पैर अभी भी ह्यूमन जैसे थे, लेकिन अब वो हार्ड शार्प स्केल्स से कवर थे, ब्लैक और डीप ब्लू कलर, जिन पर चमकती नीली स्ट्रिप्स थीं जो बिजली की तरह लग रही थीं। जैक ने अपने हाथों को देखा और अपनी अंदर की न्यू पावर पर यकीन नहीं कर पाया। उसे लगा जैसे वो किसी बिल्कुल अलग इंसान को देख रहा है, पावर और स्ट्रेंथ से लबरेज। भाई, ये तुम हो? छोटा भाई बोला। यार, तू तो पूरा ड्रैगन लग रहा है, दूसरे भाई ने कहा। ये कैसे हो गया? छोटी बहन ने पूछा। जैक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब चैतन्य ने अपना हाथ उठाया, उसे अचानक लगा जैसे कोई स्ट्रेंज पावर उसके बॉडी में घुस रही हो, और इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाता, वो पूंछ और हॉर्न्स वाला ड्रैगन जैसा क्रिएचर बन चुका था। ये और कुछ नहीं, इवोल्यूशन था। लेकिन ये बात दिमाग में फिट नहीं हो रही थी। सब जानते थे कि इवोल्यूशन रैंडमली होता है, और किसी को नहीं पता कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए। कुछ लोग गेस करते थे कि इवोल्यूशन सिर्फ हार्डकोर ट्रेनिंग और कड़ी ऐसी मेहनत से पॉसिबल है। उन्होंने कुछ रेयर केसेस सुने थे जहां लोग इस तरह इवॉल्व हुए, लेकिन फिर भी ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था, प्योर लक की बात थी। जैक ने कौवान सिटी में रेडमैन कीज को देखा था, जो दिन रात अपने बॉडी को ट्रेन करते थे, लेकिन फिर भी इवोल्यूशन नहीं पा सके। उन्होंने कुछ फॉरेन अर्ध मानवों के केसेस भी सुने थे जो बिना किसी ट्रेनिंग के इवॉल्व हो गए थे। इतने सारे एग्जाम्पल्स देखकर ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लक से मिलता है। लेकिन जब वो ब्लिंकिंग सिटी पहुंचे तो देखा कि रीबॉर्नियंस पूरी तरह अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो चुके थे। उन्हें लगा कि रीबॉर्नियंस और उनके लीडर ने फाइनली इवोल्यूशन का सीक्रेट क्रैक कर लिया है। उन्हें लग रहा था कि रीबॉर्नियंस ने कोई हार्डकोर ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो किया होगा। इसीलिए वो रीबॉर्न डोमेन में फुल डिटर्मिनेशन के साथ आए थे कि जो भी चैलेंज आएगा वो झेल लेंगे ताकि इवोल्यूशन अचीव कर सके। इसलिए वो सुपर शॉक्ड थे जब जैक सिर्फ चैतन्य के टच से इवॉल्व हो गया, बिना एक बूंद पसीना बहाए। सर, चैतन्य, मैं इवॉल्व कैसे हो गया? जैक ने हैरानी से पूछा। चैतन्य ने बस कंधे उचकाए और अपने सुप्रीम स्किल के बारे में समझा दिया। वो सब हैरानी और अवाक होकर चैतन्य को देखने लगे। लीना बस हंस रही थी। उसने ऐसी रिएक्शंस शायद 10,000 बार देखे होंगे, लेकिन उसे हमेशा मजा आता था जब लोग रियलाइज करते थे कि उनका बॉस कितना डोप है। ठीक है, अगला कौन? चैतन्य ने पीछे देखकर पूछा। बाकी 7 कोमोस ने भी अपने बड़े भाई की तरह ड्रैगनबोर्न कोमोस बनना चुना, लेकिन जो चीज चैतन्य को रियली शॉक्ड कर गई वो थी उनकी इंडिविजुअल टैलेंट्स। शना, दूसरी सबसे बड़ी सिबलिंग, का सिर और बॉडी जैक से थोड़ा स्लिमर और रिफाइंड था। वो फीमेल स्पीशीज थी, लेकिन फिर भी उसका लुक सबसे ज्यादा ड्रैगन वाइब वाला था, ह्यूमन जैसे बॉडी के साथ। चना, एलिमेंट मास्टरी यूनिटी एलिमेंट, मैजिक प्योरिटी 89%, माना क्वांटिटी Na, स्पीशीज ड्रैगनबोर्न कॉमर्स, टैलेंट SS क्लास, ऑन सीइंग आर्टिलरी, स्किल्स क्रिटिकल आई यूजर को टारगेट लॉक करने की एबिलिटी देता है। उसकी लाइन ऑन ऑफ साइट में आने वाले टारगेट्स को यूजर के नॉर्मल अटैक्स का डबल डैमेज मिलता है। लेसर यूनिटी गैदरिंग, लेसर यूनिटी डिफेंस। चैतन्य ने एक शार्प शूटर जगा दिया था। सबसे हैरानी की बात थी कि उसका टैलेंट भी जैक की तरह SS क्लास था। चैतन्य को लगा
कि 2 एसएस क्लास टैलेंट्स मिलना ही जैकपॉट था, लेकिन लगता था उसकी लक की स्ट्रीक अभी खत्म नहीं हुई थी। उमस चौथी, सबसे बड़ी सिबलिंग, के पास भी अपने बड़े भाई बहन की तरह किलर फाइटिंग टैलेंट था। उमस एलिमेंट मास्टरी यूनिटी एलिमेंट, मैजिक प्योरिटी 90 फैन, माना क्वांटिटी Na, स्पीशीज ड्रैगनबोर्न कोमोस, टैलेंट एस क्लास ग्रेसफुल कैलामिटी स्पीयर मास्टर, स्किल्स कैलफोर्स मोमेंटम, हर स्पीयर थ्रस्ट के साथ यूजर का मोमेंटम और पावर बढ़ता है। लेसर यूनिटी गैदरिंग, लेसर यूनिटी डिफेंस, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था सबसे छोटा सिबलिंग जायन, जायन एलिमेंट मास्टरी यूनिटी एलिमेंट, मैजिक प्योरिटी 91 फैन, माना क्वांटिटी Na, स्पीशीज ड्रैगनबोर्न कोमोस, टैलेंट एसएसएस क्लास वर्ल्ड ब्रेकर गॉन्टलेट वॉरियर, स्किल्स स्पेस ब्रेकर, पंच यूजर के पंच स्पेस के फैब्रिक को तोड़कर टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेसर यूनिटी गैदरिंग, लेसर यूनिटी डिफेंस। ये सिबलिंग्स किस मिट्टी के बने हैं यार? सब के सब इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं? चैतन्य ने सोचा। बेशक वो शिकायत करने वाला नहीं था, क्योंकि ये सब उसके अलायंस का सहयोगी बनने वाले थे। हालांकि 8 भाई बहनों में से 4 के पास हथियार चलाने में एस क्लास या उससे भी ज्यादा प्रतिभा होना काफी असामान्य बात थी। एक तलवार चलाने में कुशल था, एक धनुष चलाने में, एक भाले चलाने में, तथा अंतिम व्यक्ति गॉन्टलेट चलाने में कुशल था। यह शायद पहली बार था जब उसे इस तरह की इतनी सारी लड़ाकू प्रतिभाएं मिली थीं। जहां तक बाकी 4 ड्रैगनबोर्न की बात है, उन सभी में बी से लेकर ए क्लास की प्रतिभाएं थीं, जो कि उनके द्वारा जागृत अन्य अर्ध मानवों की तुलना में अभी भी काफी अच्छी थीं। इससे चैतन्य को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके नए ड्रैगनबोर्न वंश का इससे कोई लेना देना है। आखिरकार इतने सारे एस क्लास प्रतिभाशाली व्यक्तियों का होना तो सामान्य बात नहीं थी। जिन 10,000 अर्ध मानवों को उसने जगाया था, उनमें से केवल उन्हीं में इतनी उच्च श्रेणी की क्षमता थी। जहां तक बाकी 4 ड्रैगनबोर्न की बात है, उन सभी में बी से लेकर ए क्लास की प्रतिभाएं थीं, जो कि उनके द्वारा जागृत अन्य अर्ध मानवों की तुलना में अभी भी काफी अच्छी थीं। इससे चैतन्य को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके नए ड्रैगनबोर्न वंश का इससे कोई लेना देना है। आखिरकार इतने सारे एस क्लास प्रतिभाशाली व्यक्तियों का होना तो सामान्य बात नहीं थी। जिन 10,000 अर्ध मानवों को उसने जगाया था, उनमें से केवल उन्हीं में इतनी उच्च श्रेणी की क्षमता थी। ड्रैगनबोर्न सिबलिंग्स एक दूसरे को खुशी और रिलीफ के साथ देख रहे थे। उनकी लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सोचो, अपनी जर्नी के दौरान कितनी बार उनके दिमाग में कोवान सिटी वापस लौटने का ख्याल आया। आखिर पेंड आइलैंड्स के डेजर्ट में वीरानगी के सिवा और क्या मिलना था। उनके दोस्तों और पढ़ेढोसियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहते हुए कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। लेकिन अब उनकी मेहनत रंग लाई। न सिर्फ उन्होंने अपनी कोमोस स्पीशीज का गौरव रिक्लेम किया, बल्कि इस पैराडाइज में एक परमानेंट होम भी पा लिया। बॉस चैतन्य, जैक ने चैतन्य की तरफ मुंह करके घुटनों पर बैठते हुए कहा, हम अपनी पूरी लाइफ आपको डेडिकेट करते हैं। आपकी सर्विस और प्रोटेक्शन हमारा लाइफ गोल होगा। चैतन्य ने हाथ हिलाकर मना किया। अरे यार, इतना ड्रामा मत करो। तुम लोग हमारे डोमेन में चिल लाइफ जी सकते हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। क्षणा ने झुककर चैतन्य को सलाम किया। मेरे भाई सही कह रहे हैं लॉर्ड चैतन्य। आपने हमें ये गिफ्ट्स किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिए हैं और हम इन्हें आपके आइडियाज और विजन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए यूज करेंगे, आपके वेपन्स की तरह। हमें पता है कि आप अपनी सिक्योरिटी हैंडल करने में टोटल प्रो हैं, लेकिन आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। यही हमारा मिशन है। चाहे आप मानो या न मानो, हमें आपकी प्रोटेक्शन पर फोकस करना ही होगा। चैतन्य ने सिर खुजाया। क्षणा के ड्रैगन जैसे बॉडी पर व्हाइट स्केल्स उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी का प्रूफ थे। वो पहले भी ऐसे लोगों से डील कर चुका था और जानता था कि एक बार डिसीजन लेने के बाद वो नो नहीं सुनते। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। सर, उमस ने शर्माते हुए चैतन्य के पास आकर कहा,
अगर आपको कुछ हो गया तो हमें बहुत गिल्ट होगा। अगर किसी ने आपको टच करने की कोशिश की, हम उनकी सोल तक डिस्ट्रॉय कर देंगे। उमस, घबराहट और गुस्से के एक्सप्रेशन एक साथ लाते हुए बोला। चैतन्य ने पलकें झपकाईं। उसे उमस की सॉफ्ट ग्रीन स्किन से इतने इंटेंस और डायरेक्ट वर्ड्स की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं उन्हें पंच मार के बाहर फेंक दूंगा, है ना दी? जयन, सबसे छोटा, जिसके बालों में फायर रेड स्ट्रिप्स थीं, हवा में उछलने और शैडो बॉक्सिंग करने लगा। चैतन्य को अपनी पुरानी दुनिया के फेमस बॉक्सर्स की याद आ गई, लेकिन शायद सबसे यंग ड्रैगनबोर्न अपने एक्शंस में थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया। उसने हवा में पंच मारा और गलती से अपनी स्किल स्पेस ब्रेकर पंच एक्टिवेट कर दी। जयन के पंच से रियलिटी ही क्रैक हो गई। स्पेस का स्ट्रक्चर हिल गया और चैतन्य के घर का इंटीरियर तहस नहस हो गया। चैतन्य के चारों तरफ एक इनविजिबल प्रिज्मेटिक शील्ड पॉपअप हो गया, जिसने उसे और उसकी चेयर को बचा लिया। लेकिन बाकी फर्नीचर, लाइट बल्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सब पर क्रैक्स पाडीडीएच गए, जैसे किसी जायंट फिस्ट ने उन्हें पंच किया हो। रूम में सन्नाटा छा गया। टू इडियट! क्षणा ने अपना लेफ्ट शू उठाया और अपने आधे अधूरे दिमाग वाले छोटे भाई के सिर पर सटीक निशाना लगाकर फेंका। जैन के सिर पर एक बद्धा सा उभार बन गया, जो दर्द से फड़क रहा था। आउच! सॉरी। जैक ने अपने छोटे भाई की बनाई गडाब टॉर्च देखकर जीभ चटकाई। छी, तेरा कोई कंट्रोल नहीं है भाई, लेकिन पावर तो कमाल की है। हवा में एक और जूता उड़ा, इस बार बड़े और मैच्योर ड्रैगनबोन की तरफ। लेकिन उसने फटाक से हाथ घुमाकर जूते को डिफ्लेक्ट कर लिया, अपने सिर पर उभार बनने से बचा लिया। मेरे सिबलिंग्स की तरफ से सॉरी सर, शना ने कूल रहने की कोशिश करते हुए कहा। जयन, अभी सॉरी बोल। जयन ने हाथ जोड़ दे चैतन्य के पास गया और सॉरी बोलते हुए झुका। सॉरी ब्रो चैतन्य, जयन बोला। उसे ब्रो मत बोल। शना अपने हॉर्न्स उखाड़ने को तैयार थी, ताकि अपने नालायक छोटे भाई पर कुछ और फेंक सके, लेकिन तभी रूम में जोरदार हंसी गूंजी। हा। चैतन्य इन सिबलिंग्स के यूनिक डायनामिक को देखकर हंस पड़ा। भले ही उनकी पर्सनैलिटी लाउड और नॉइजी थी, उसे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसकी पुरानी लाइफ में वो एक क्वाइट लाइफ जीता था, ना ढेर सारे दोस्त, ना फैमिली जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। उसके रूम में बस पीसी और एसी की 24/7 चलने वाली आवाज सुनाई देती थी। इन सिबलिंग्स की लाइवली इंटरेक्शन सुनना एक फ्रेश वाइब था, जिसने रूम को हाउस की बजाय होम जैसा फील करा दिया। हा, चिल करो, चैतन्य ने कोमोस सिबलिंग्स से कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम मुझे क्या बुलाते हो। जैन ने अपनी बहन को ब्रैगिंग फेस दिखाया, जिसे शना ने बस सिर हिलाकर इग्नोर किया। आप उस पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं लॉर्ड चैतन्य, शना ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे डिसिप्लिन कर दूंगी। इसकी रिबेलियसनेस को जल्द से जल्द ट्रेन करके निकाल दूंगी। इसका स्किल यूं रैंडमली एक्टिवेट होना डेंजरस है। शना ने जयन को उसकी गर्दन से पकड़ ढाटकर हवा में लटका दिया, ताकि वो भाग न सके। वैसे चिंटू 3, क्या मैं इन्हें और स्किल्स दे सकता हूं? एक स्किल ठीक है, लेकिन ये सब इतने टैलेंटेड हैं, इनके पास और स्किल्स होनी चाहिए, चैतन्य ने पूछा। फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, चिंटू 3 बोला। क्यों? मैंने तो बाकी अर्ध मानवों को जो स्किल्स सोचे वो इम्पार्ट कर दिए थे ना, चैतन्य ने कहा ना। चैतन्य ने उनसे इंडिविजुअली पूछा था कि वो कौन सी स्किल्स चाहते हैं, और चिंटू 3 ने ऐसी स्किल्स क्रिएट की थी जो एग्जैक्टली वैसा करती थी जैसा वो चाहते थे। ये मिस्टिक आर्ट्स यूज नहीं कर सकते, सिर्फ फिजिकल आर्ट्स सीख सकते हैं, चिंटू 3 ने बताया। चैतन्य ने चिंटू 3 से दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया। लगता था कि इनका सिर्फ एप्लीकेशन का फर्क था। मिस्टिक आर्ट्स में माइंड का यूज करके आउटसाइड वर्ल्ड को पावर अप किया जाता था, जैसे कोई रॉक डिस्ट्रॉय करने वाला एक्सप्लोजन क्रिएट करना। फिजिकल आर्ट्स में माइंड का यूज करके बॉडी की इनसाइड पावर को बूस्ट किया जाता था, जैसे लाइटनिंग, फास्ट स्पीड या माउंटेन लेवल डिफेंस पाना। चिंटू ने चैतन्य को कोमोस की खासियत बताई। चैतन्य को चिंटू ने कोमोस की खासियतें समझाई थीं।
मिस्टिक आर्ट्स में दिमाग का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया को ताकत दी जाती थी, जैसे कोई चट्टान को तोड़ने वाला धमाका पैदा करना। वहीं फिजिकल आर्ट्स में दिमाग से शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाया जाता था, मसलन बिजली जैसी तेज रफ्तार या पहाड़ जैसी मजबूत रक्षा हासिल करना। स्विफ्ट स्टेप नाम का एक बेसिक 2 स्टार मिस्टिक आर्ट स्पेल हवा का एक झोंका बनाता था, जो किसी को तेज रफ्तार की ओर धकेल देता था। दूसरी तरफ उसी नाम का 2 स्टार फिजिकल आर्ट स्पेल स्विफ्ट स्टेप यूजर को तेज रफ्तार देता था, लेकिन यह हवा की माना से शरीर को चार्ज करके होता था, जिससे उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलती थी और उन्हें हवा की तरह तेज दौड़ने की शारीरिक ताकत मिलती थी। हालांकि दोनों स्पेल्स का असर लगभग एक जैसा था, लेकिन उनका इस्तेमाल और मैजिक थ्योरी पूरी तरह अलग थी। तो क्या इसका मतलब है कि तुम फिजिकल आर्ट स्पेल्स नहीं बना सकते? चैतन्य ने चिंटू 3 से पूछा। मुझे इस सॉफ्टवेयर में फिजिकल आर्ट स्पेल्स को तोड़ने और जोड़ने का ज्यादा ज्ञान नहीं है, चिंटू 3 ने जवाब दिया। चैतन्य को अब जाकर बात समझ आई। उसने अपने ज्यादातर स्पेल्स मैजिक टॉवर की लाइब्रेरी से सीखे थे, और चूंकि जादूगर और मैजिशियंस सिर्फ मिस्टिक आर्ट स्पेल्स इस्तेमाल करते थे, उन्होंने फिजिकल आर्ट स्पेल्स सीखने की मेहनत नहीं की थी। बेस्ट ऑप्शन ये है कि पर्सनली फिजिकल आर्ट स्पेल्स को ऑब्जर्व किया जाए, ताकि सिस्टम उनकी मैजिक थ्योरी सीख सके, चिंटू 3 ने कहा। जैसी उम्मीद थी, वो चैतन्य को और इन्फो जुटाने के लिए पुश कर रहा था, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सके। खुशकिस्मती से चैतन्य पहले से ही कौवान सिटी घूमने का प्लान बना रहा था, तो उसके पास मैजिक थ्योरीज चुराने के ढेर सारे मौके होंगे। साथ ही वो वहां अर्ध मानवों को अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश भी करेगा। ड्रैगनबोर्न्स के मुताबिक कौवान सिटी में ज्यादातर अर्ध मानवों की जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती थी और झुग्गियों में रहना पड़ता था। वहां हालात इतने खराब हैं क्या? चैतन्य ने हैरानी से पूछा। ये हमारे जैसे लो क्लास अर्ध मानवों के लिए है। मुझे जॉब ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वहां ढेर सारे ह्यूमंस थे जो हमसे बराबर या बेहतर काम कर सकते थे। जैक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई हो। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे कुछ दोस्त अभी भी वहां फंसे हैं, क्षणा ने उदास होकर कहा। उन्हें यकीन नहीं कि पेंडाई लैंड्स में कुछ ढूंढने लायक भी है, इसीलिए वो कौवान सिटी की खराब कंडीशंस में ही सेटल हो गए। चैतन्य ने सिर हिलाया और उनकी परेशानी समझी। ये पहली बार नहीं था कि किसी रीबॉर्नियन ने डोमिन में आरामदायक जिंदगी जीने के लिए गिल्ट फील किया हो, जबकि बाकी अर्ध मानव दुनिया के दूसरे हिस्सों में स्ट्रगल कर रहे थे। चिंता मत करो, चैतन्य ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं जल्द ही अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कौवान सिटी जाने का प्लान कर रहा हूं, ताकि वो लोग हमारे डोमेन के बारे में जान सकें। बस थोड़ा वक्त लगेगा और फिर हर कोई हमारी तरह आरामदायक लाइफ जी सकेगा। चैतन्य की बात सुनते ही सारे डेमी ह्यूमन खुश हो गए। लेकिन अभी के लिए क्यों ना तुम सब बाहर जाकर हमारे फेस्टिवल को एंजॉय करो। खुद देखो कि तुमने अपनी जिंदगी से क्या बचाने का फैसला लिया है। चैतन्य ने सबको एक मुस्कान दी। कुछ घंटे बाद सूरज अब क्षितिज पर लालिमा बिखेरते हुए ढल रहा था। ज्यादातर विजिटर्स सेटल हो चुके थे और अपने सामान रखने के लिए जगह ढूंढ चुके थे। जैसा चैतन्य ने सोचा था, सैटायर्स के बनाए ट्री हाउस हॉस्टल्स विजिटर्स के बीच जबरदस्त मशहूर हो रहे थे। जिन लकी लोगों ने अपना कमरा बुक कर लिया था, उन्हें तब जाकर पता चला कि वो कितने खुशकिस्मत थे। जैसे ही डोमिन में अंधेरा छाया, सड़कों की स्ट्रीट लैंप्स और हर बिल्डिंग के कमरों से निकलने वाली रोशनी ने उनकी जगह ले ली। पूरा पेंडाई लैंड्स जगमगाने लगा। ट्री हाउसेस से ऊंचाई पर मिलने वाला नजारा सचमुच एक अलग ही दुनिया का एहसास दे रहा था। वाह, सितारे जैसे नीचे उतर आए हों, एक ने हैरानी से कहा। सचमुच, ये तो धरती पर जन्नत है। मैं यहां हमेशा रहना चाहता हूं। दूसरा चारों तरफ देखते हुए बोला, ये व्यू सिर्फ इस पेंडाई लैंड में ही क्यों है? मैं अपने सारे गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा अगर मेरे घर में ऐसा नजारा हो। एक और भीड़ के बीच से चिल्लाया। भले ही चैतन्य के लिए यह नॉर्मल था, लेकिन इस दुनिया के लोगों के लिए जो रोज जादू देखते थे, ये कुछ खास था।
मिसाल के तौर पर टाइशन और मैजिक टॉवर के बाकी मैजिशियंस और जादूगर रीबॉर्न डोमेन में कदम रखते ही दंग रह गए। क्या ये स्पेल है? प्रभाव होता है, लेकिन गलत टेक्निक्स, फिजिकल लिमिट्स और बाकी ऐसे फैक्टर्स की वजह से बहुत कम लोग 80% माना प्योरिटी लेवल तक पहुंच पाते हैं। और हाँ, चूंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% माना प्योरिटी तो कोई कभी क्रैक ही नहीं कर सकता। चैतन्य ही एकमात्र ऐसा बैंडा था जो 99.99% के साथ इसके सबसे करीब पहुंचा था। लेकिन अब जब लोग स्टेज पर साउंड सुन रहे थे, उनकी बॉडी का माना म्यूजिक की लय और बीट्स के साथ डांस करने लगा। इससे उनकी माना प्योरिटी और ज्यादा लेवल पर बढ़ गई। कुछ लोगों में तो 10% तक का उछल पड़ा। उन्हें अनजाने में फील होने लगा जैसे उनकी बॉडी रिचार्ज हो रही हो। उन्हें नहीं पता था कि उनका माना सर्कुलेशन इतना लेट हो गया है, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अपग्रेड हो रही थी। नॉर्मल लोग तो इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बॉडी में क्या गेम चल रहा है। वो बस म्यूजिक के वाइब्स को अपनी खुशी का रीजन मान रहे थे। लेकिन कुछ मैजिकली प्रो लोग, जैसे मैजिक टॉवर के विजार्ड्स, अच्छे से पकड़ रहे थे कि उनकी बॉडी में क्या कमाल हो रहा है। मेरा माना ये अपने आप मूव कर रहा है। मुझे गर्मी फील हो रही है। माना मेरे स्पेल्स की पावर बढ़ा रहा है। टावर मास्टर, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? सब उस व्हाइट बियर्ड ओल्ड मैन मिन की तरफ देखने लगे, जिसकी आंखें बंद थीं और वो अपनी बॉडी पर फुल फोकस कर रहा था। टाइशन जितना टैलेंटेड था, उसकी माना प्योरिटी फिर भी सिर्फ 89% थी। बेशक उसके पास बाकी टैलेंट्स थे जो इस वीकनेस को कवर करते थे, लेकिन फिर भी वो हर मुमकिन ट्रिक आजमा चुका था अपनी माना प्योरिटी को बस 1% बढ़ाने के लिए। अफसोस, वो उसकी फिजिकल बॉडी की लिमिट थी। लेकिन जैसे ही म्यूजिक उसके कानों में दाखिल हुआ, उसका माना मूव करने और रीअरेंज होने लगा, और वो भी ज्यादा स्मूथली। 89 फुट 90 51 वेव्स। उसकी माना प्योरिटी में 2% की धमाकेदार बढ़ोतरी हुई। वो कंफ्यूज था कि खुश हो या नहीं। सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स से उसे कुछ नहीं मिला था। लेकिन रीबॉर्नियन म्यूजिशियन का एक सिंगल ट्रैक वो कर गया जो उसका मैजिक भी नहीं कर सका। 2% बूस्ट। ओह चैतन्य, तुम सच में कमाल के हो, मिन ने अपने आप से बड़बड़ाया। उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि चैतन्य ने गिल्ड ऑफ अर्काना ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अगर वो ज्वाइन करता तो शायद अब तक ऑनरेरी मिस्टिक मास्टर बन चुका होता। चैतन्य के पास शायद मिस्टिक आर्ट्स मास्टर बनने की रॉ पावर और मैजिक नहीं था, लेकिन उसने अपने इन्वेंशन से मैजिक की दुनिया को मीलों आगे बढ़ा दिया था। मिथ्रिल इसका बड़ा पार्ट था। सबको लगता था कि ये मटेरियल बस पुराने जमाने का रिलिक है, लेकिन कौन सोचता कि डेजोलेट डेजर्ट में कोई इसे रीडिस्कवर करेगा और ऐसे तरीकों से यूज करेगा जिनके बारे में पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मिन और मैजियस ही नहीं, रीबॉर्नियन म्यूजिशियंस के इफेक्ट से और भी लोग हैरान थे। भीड़ में एक फीमेल ऑग थी, परमानेंट फ्राउन, माथे पर सिंगल हॉर्न, जो स्टेज पर परफॉर्मेंस को बाकी हजारों लोगों की तरह देख रही थी। वो थी एग्जामॉनरी फैमिली की फेमस बैटल मेड। बाकी लोगों से अलग वो म्यूजिक के रियल इफेक्ट्स को फट से पकड़ गई। फिजिकल आर्ट्स की मास्टर होने के नाते उसकी पूरी बॉडी हमेशा माना से चार्ज्ड रहती थी, जो उसे अनलिमिटेड फिजिकल पावर देता था। यह फिजिकल आर्ट्स यूजर्स का बेसिक फंडा था, लेकिन म्यूजिक सुनते ही उसे अपनी मसल्स टाइट होती, स्किन सॉलिड होती और हड्डियां और ज्यादा हार्ड होती फील हुई, वो भी बिना उसके किसी इरादे के। उसका 1 स्टार फिजिकल हार्डनिंग स्पेल किसी तरह 2 स्टार स्पेल में अपग्रेड हो गया, बिना उसके कुछ किए। वो बिल्कुल स्टन थी। लगता था वो अभी भी रीबॉर्न डोमेन को कम आंक रही थी। गिटारिस्ट की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद स्टेज पर एक ड्रमर चढ़ा। उसने हाई टेम्पो बीट्स ठोकने शुरू किए, जिससे हर कोई अनकॉन्शियसली अपने पैर जमीन पर थपथपाने लगा। उसके म्यूजिक ने सबके एड्रेनालाइन को बढ़ा दिया, जिससे वो सभी नाचने कूदने लगे। ये देखकर एग्जा स्टन होकर चुप खड़ी रही। उसे रीबॉर्न डोमेन का रियल पोटेंशियल समझ आने लगा। उसने ख्यालों में देखा एक रीबॉर्नियन आर्मी फ्लैट फील्ड में मार्च करती हुई दूसरी आर्मी की तरफ।
दुश्मनों की गिनती ज्यादा थी, लेकिन रीबॉर्नियंस बिना रुके फुल मजे के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी बैकलाइन से ड्रम्स की धमाकेदार आवाज गूंजी। वो म्यूजिशियंस थे जिनका जॉब बैटल फील्ड पर म्यूजिक ठोककर अपनी आर्मी की पावर नेक्स्ट लेवल पर फील किया। उनका माना उनके खून की तरह फास्ट सर्कुलेट करने लगा। रीबॉर्नियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा लिया, जिससे उन्हें दुश्मनों की भारी भीड़ को क्रश करने की मेगा पावर मिल गई। म्यूजिशियंस के साथ रीबॉर्नियन आर्मी प्लेनेट की सबसे खतरनाक फोर्स बन सकती थी। एक डिप्लोमेटिक फैमिली का हिस्सा होने के नाते एग्जा खुश थी कि रीबॉर्न डोमिन ने कभी भी एग्रेसिव टेरिटरी बनने का कोई साइन नहीं दिखाया। रीबॉर्नियन आर्मी ने अपनी ताकत को अगले लेवल तक पंप कर लिया था, जिससे उन्हें दुश्मनों की भारी भीड़ को चट करने की गजब की पावर मिल गई थी। म्यूजिशियंस के साथ रीबॉर्न लगता था नशे की वजह से वो थोड़ा गुस्सैल हो गया था। जब एक बूढ़ा सैटायर गलती से उसे टकरा गया तो उसने फुल ऑन रिएक्ट कर दिया। देखकर चल बूढ़े, डॉग फोल्क ने चीखते हुए सैटायर को जमीन पर धकेल दिया। वो इतना नशे में और अपनी हार से गुस्से में था कि उसने अपनी नेचुरल स्किल यूज की। उसने हवा का एक जबरदस्त झोंका बनाया जो सैटायर को टॉर्नेडो लेवल फोर्स से उड़ाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो हवा सैटायर से टकराने वाली थी, उसके चारों तरफ एक इनविजिबल प्रिज्मेटिक शील्ड उभर आई। इसने उस फोर्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। शील्ड के एलिमेंट्स ने आक्रामक एयर माना को टच करते ही कैंसिल कर दिया। यह थी लेसर यूनिटी डिफेंस स्किल जो हर रीबॉर्नियन को मिली थी। हर रीबॉर्नियन के पास एक नेक्स्ट लेवल शील्ड थी जो उन्हें किसी भी मैजिक स्पेल से बचाती थी। यह स्किल हमेशा ऑन रहती थी, बिना किसी कॉन्शियस थॉट के, और उनके लिए गार्डियन एंजल की तरह काम करती थी। क्या ये इम्पॉसिबल? डॉग फोल्क ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसने फिर से अपनी स्किल यूज करने की कोशिश की, इस बार और ज्यादा फोर्स के साथ, फुल कॉन्शियसली। लेकिन रिजल्ट वही रहा। बूढ़ा सैटायर अपनी प्रिज्मेटिक शील्ड के साथ सेफ रहा, बिना एक खरोंच के। इतने में ढेर सारे लोग ये तमाशा देखने जमा हो गए। टूरिस्ट्स धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, उस नशे में धुत डॉग फोल्क की तरफ इशारा करते हुए जो सैटायर को तंग कर रहा था। सब क्या घूर रहे हो, हाँ? डॉग फोल्क नशे में चिल्ला रहा था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ज्यादातर लोग नॉर्मल थे। उनके पास उस गुस्सैल नशेड़ी डॉग फोल्क को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था, जो किसी पर भी मैजिक स्पेल्स फेंकने को तैयार था। वहां क्या हो रहा है ब्रो? इधर जयन और उसके सिबलिंग्स सड़कों पर चिल मोड में टहल रहे थे जब उन्हें सामने से हंगामे की आवाज सुनाई दी। भीड़ को उस एरिया में जमा होते देख उन्हें समझ आ गया कि कुछ बवाल है। किसी को हमारी मदद चाहिए, क्षणा ने कहा, अपनी ऑनल सीइंग आंखों से भीड़ के बीच सिचुएशन को स्कैन करते हुए। मैं संभालता हूं, जन ने कहा, भीड़ के बीच से चिल्ड मोड में चलते हुए। उसका एटीट्यूड टोटल रिलैक्स था, हाथ सिर के पीछे, पूंछ इधर उधर हिलती हुई जैसे कोई डॉग ट्रीट पाने वाला हो। हे मैन, तुझे बॉक्सिंग आती है? जयन ने पूछा। नशेड़ी ने जयन को देखा और उस पर गुर्राया। यंग ड्रैगनबॉर्न की प्रेजेंस ने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया था। उसे सबकॉन्शियसली इंफीरियोरिटी फील हो रही थी। क्या चाहिए तुझे? डॉग फोल्क ने पूछा। जयन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जब वो उस नशेड़ी डॉग फोल्क के पास पहुंचा। उसे अपनी अवेकनिंग के बाद मिली बॉक्सिंग टेक्निक्स और लेसन्स ट्राई करने की खुजली हो रही थी, और अब इस नशेड़ी ने उसे मौका दे दिया। वो जंप और स्किप करने लगा, दोनों हाथ ठुड्डी के पास, जैसे प्रो बॉक्सर। निकल यहां से, नशेड़ी ने चीखकर जयन पर विंड स्पीयर स्पेल फायर किया। यंग ड्रैगनाबॉर्न ने डक और वीव करके उस तेज सॉलिड एयर गस्ट को डॉज कर दिया। सेकंड के फ्रैक्शन में वो अपने टारगेट की मेली रेंज में पहुंच गया, सिर्फ अपने फुटवर्क की बदौलत। ज्यादा फोर्स मत यूज करना, जैक ने अपने छोटे भाई को वार्न किया। चूंकि डॉग फोल्क के पास यूनिटी डिफेंस स्किल नहीं थी, वो जयन के स्पेस ब्रेकर पंच के सामने टोटल वल्नरेबल था। तू टेंशन ज्यादा लेता है भाई, जयन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। इतना कॉन्फिडेंस कि वो नशेड़ी के फेस टू फेस होने पर भी अपने भाई की तरफ देख रहा था।
नशेड़ी ने मौके का फायदा उठाया और जयन की तरफ वाइल्डली पंच स्विंग किया, लेकिन जयन बस पीछे झुका और पंच उसकी ठुड्डी को बस छूते हुए निकल गया। पंच मिस करने की वजह से नशेड़ी डॉग फोल्क का बैलेंस बिगड़ गया। वो एक पैर पर लड़खड़ाने लगा। जयन ने स्माइल की और पंच पे पंच मारना शुरू कर दिया, इतनी स्पीड और ताकत के साथ कि उसके हाथ ब्लर हो रहे थे। ज्यादातर लोग नशेड़ी डॉग फोल्क के लिए बुरा फील करने लगे, इतनी बुरी तरह पीटे जाने के लिए। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि जयन के पंच तो उसे टच भी नहीं कर रहे थे। उसके पंच हवा में नशेड़ी की बॉडी से बस कुछ इंच ऊपर हिट कर रहे थे। जयन को पता था कि उसे रियली हिट करने की जरूरत नहीं। उसके पंचों से बनी एयर प्रेशर ही नशेड़ी का बैलेंस टिप करने के लिए काफी थी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, कैसा रहा भाई? मैंने इसे एक बार भी टच नहीं किया। जयन ने अपने सिबलिंग्स को शेखी बघारते हुए कहा। जैक ने निराश होकर कहा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्षणा ने बाहें चढ़ाकर कहा,